आर बी लाइव गाइस, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, कैपिटल बजटिंग, जो काफ़ी लोगों का फेवरेट भी है, डर भी लगता है, उतना प्यार भी करते हैं। तो अमेजिंग सा टॉपिक है, सीए फाइनल तक कंटिन्यूड रहेगा ये, एएफएम में भी ये टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपका बेस आपको यहीं पर रेडी करना है। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू अगेन द फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन सेशन फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, ये वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? ये वर्ड जो है, ये प्रोक्योरमेंट साइड आता है या यूटिलाइजेशन साइड आता है? पैसा हम ला रहे बिजनेस में या हम पैसा बिजनेस में लगा रहे यूटिलाइजेशन साइड। यूटिलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? दो, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। एक डे टू डे एक्टिविटी जिसको हम शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? यस और नो? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाउ मेनी रीजंस? मेनली थ्री रीजंस। पहला रीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंपॉर्टेंस। फर्स्ट रीजन, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज रीजन नंबर वन, ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फैसला आज लेने वाले हो, उससे आने वाले कई साल आपकी कंपनी के बदलने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपने सोच समझ के फैसला लेना। फैसला आज का और जो रिटर्न्स आएंगे वो काफी सालों तक आएंगे, तो इसलिए आज का ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सोच समझ के लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है? आज जो फैसला ले लिया सो ले लिया, खत्म बात। उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने एक मशीन खरीदा है, 4-6 महीने यूज किया, उसके बाद बोल सकते हो अरे यार बोर मशीन है, वापस कर दो। अगर आप ऐसे करोगे तो ह्यूज कैपिटल लॉसेस होंगे आपको। ऑब्वियसली वो मशीन, वो प्लांट, वो इक्विपमेंट ओरिजिनल वैल्यू पे थोड़ा ना बिकने वाला है। yes, there can be huge capital losses, therefore the nature of your expenditures are considered to be irreversible, मतलब आप ये डिसीजन मेकिंग से बैक नहीं। एंड लास्ट रीजन, ये फैसले हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है वो ह्यूज होता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर इतना पैसा आपकी कंपनी से आज ही बाहर जा रहा है तो सोच समझ के खर्च करो। जनरली आप कोई भी बैलेंस शीट देख लो, आपको करंट एसेट्स में और फिक्स एसेट्स में कहां ज्यादा अमाउंट दिखता है? फिक्स एसेट्स। नॉट ऑब्वियसली फॉर ऑल बिजनेसेस, बट यस मैक्सिमम बिजनेस। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए हमारे लिए। तो हमने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फैसलों को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, फिर कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम भी बहुत केयरफुल रहेंगे एज अ फाइनेंस मैनेजर इनको लेने के लिए। और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम स्पेशल टूल को यूज करेंगे। टूल मतलब टेक्निक को यूज करेंगे जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, फाइनेंस मैनेजर विल यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। विल यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अब क्या टेक्निक्स यूज होती है कैपिटल बजटिंग के, कौन से टेक्निक्स है एग्जैक्टली exactly? लिखते हैं
कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर पहला टेक्निक कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। पहले टेक्निक का नाम क्या है? पे बैक पीरियड। क्या होता है भाई पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड, कितने समय में मेरा पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा, वो बोलते हैं पे बैक पीरियड। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक कॉमन पर्सन को चिंता होती है कि भाई जो मैं ये बिजनेस, ये प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं, मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कब तक वापस मिले। रिटर्न्स तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मेन प्रिंसिपल अमाउंट तो देखेंगे ना। वो जितने जल्दी मिल जाएगा उतना सेफ लगता है, करेक्ट? तो फिर ऐसे केस में पेबैक पीरियड निकालना है और उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका पेबैक पीरियड कम हो। तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए एक्चुअली प्रोजेक्ट्स को हम डिवाइड करेंगे दो तरीकों में। या तो आपका प्रोजेक्ट होगा डिविजिबल या तो होगा इनडिविजिबल। तो क्या होगा? डिविजिबल या होगा इनडिविजिबल। तो यहां पर सबसे पहले पेबैक पीरियड में ए पार्ट, सॉरी डिविजिबल इंडिविजिबल नहीं, ध्यान उधर गया। इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट, अनइवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट, आई एम सो सॉरी। प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड एज इवन कैश फ्लो या तो अनइवन कैश फ्लो, ठीक है? तो इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट, अनइवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल लेकर सब जगह समझेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे सभी मेथड्स को। एग्जाम्पल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख, एनुअल कैश फ्लो ₹2,50,000 फॉर 4 years, एनुअल कैश फ्लो फॉर ₹2,50,000 फॉर 4 years। बताइए मेरा पेबैक पीरियड कितना है? 2 years। ऑल ऑफ यू कैसे आया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 5 लाख, कितना था? 5 लाख था, और हर साल का कैश फ्लो मेरा 2,50,000 था। तो मेरा 5 लाख कितने सालों में रिकवर हो रहा है? 2 सालों में रिकवर हो रहा है। इस डेटा के साथ 2 का आंसर कैसे आएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो करना पड़ेगा, 5 लाख को डिवाइडेड बाय 2,50,000 करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है पेबैक पीरियड का? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, राइट देयर। पेबैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो अपने एग्जांपल में 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 which comes to years। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? एकदम क्लियर है? अच्छा, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे एग्जांपल के थ्रू याद हो जाता है वो। आपको भी वही करना है दोस्तों। कोई भी एग्जांपल लो मन का। सपोज इन्वेस्टमेंट था आपका 10 लाख, एनुअल कैश फ्लो आपको मिल रहा है सपोज 4 लाख। कितने सालों में पैसा वापस आएगा? 2.5 years। 2.5 का आंसर कैसे आएगा? 10 लाख को डिवाइडेड बाय 4 lakhs करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल बनाइए मन में, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, और फिर बेस्ड ऑन दैट एग्जाम्पल फॉर्मूला बना दीजिए आप, ठीक है? तो ये था आपका इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट। बट दोस्तों, प्रोजेक्ट्स कैन बी हैविंग अनइवन कैश फ्लो ऑल्सो। तो अनइवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? फिर तो भैया को हर साल का कैश फ्लो अलग अलग निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है
रुपीज 5 लाख था ना ऊपर, 5 लाख रखेंगे। एंड ईयर वाइज कैश फ्लो नीचे लिख रहा हूं मैं, 5 साल का कैश इनफ्लो का पीरियड है सपोज। आप मत लिखिए कैश फ्लो के अमाउंट अभी, आप एग्जांपल इधर तक ही लिखना है आपको। ईयर एंड कैश फ्लो के अमाउंट आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट ईयर में आपको मिला 3 लाख, सेकेंड ईयर में 1 लाख, बाद में मिला 1 लाख, बाद में मिला 2 लाख, फिर मिला 4। बोलिए पॉसिबल है? एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट आज था 5 लाख, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो आया 3 लाख का, सेकेंड ईयर में आया 1 लाख का, बाद में आया 1 लाख का, बाद में आया 2 लाख और लास्ट में आया 4 लाख। इज दिस पॉसिबल? क्या ऐसा प्रोजेक्ट रियल लाइफ में हो सकता है? यस पॉसिबल है। तो ऐसे केस में आपका पे बैक पीरियड कितना आ रहा है? 3 इयर्स। कैसे आएगा 3 इयर्स? कोई फॉर्मूला यूज किया क्या आपने? नहीं, आपने सीधा सीधा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाला। आपने देखा 3 इयर्स, सॉरी फर्स्ट ईयर 3 लाख, सेकेंड ईयर में +1 लाख करके 4 लाख, और फिर +1 लाख करके 5 लाख, बराबर आपका 5 लाख थर्ड ईयर में आ गया। आप बोलोगे देयरफॉर पे बैक पीरियड इज 3 इयर्स। बट हर बार इतना आसान होना जरूरी नहीं, तो मैंने आपको बोला था लिखो। ठीक है? अब देखो यहां पे सेकेंड ईयर में अगर मुझे लेट्स से 3 लाख मिल रहा है, तो 3 और 3 हो जाएगा 6 लाख। फिर ये आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? कि भाई 5 लाख तो रिकवर हो गए ना, तो इसका मतलब वो कब रिकवर हो रहे हैं? बिटवीन 1 और 2। मेरा 5 लाख बिटवीन 1 और 2 आ रहा है, यस और नो? तो फिर ऐसे केस में आई विल से देयरफॉर पे बैक पीरियड इज 1 और 2 के बीच। ऐसा कंक्लूजन नहीं आ सकता मगर, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐसा हो सकता है जिसका 1 और 2 के बीच पे बैक है। फिर कौन सा सिलेक्ट करोगे? आपको निकालना होगा एग्जैक्ट पे बैक पीरियड कितना है। एग्जैक्ट पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इज वेरी सिंपल। ध्यान दो, कितने का इन्वेस्टमेंट किया आपने? 5 लाख का किया। माइनस करो लास्ट ईयर तक कितना रिकवर हो चुका है? 3 लाख। कितना रिकवरी बाकी है? 2 लाख का रिकवरी बाकी है। नेक्स्ट ईयर में कितना आया? 3 आया, 6 नहीं। नेक्स्ट ईयर में कितना आया? 3। तो आप बोलोगे देयरफॉर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कितने ईयर्स प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस हमको चाहिए 2 लाख, नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है हमको 3 लाख। तो अपने को देखना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ईयर में आपको अमाउंट रिकवर। तो ऑब्वियसली 2 ÷ 3 करेंगे तो 0.6 एंड आंसर आएगा 1.7 ईयर्स। 666 आ रहा है ना वो, तो 1.67 ईयर्स बोल सकते हैं। आपका पेबैक पीरियड कितना आ रहा है? 1.67 ईयर्स। इसको लेने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान दो। मैंने देखा सबसे पहले कौन से दो अमाउंट है जिसके बीच मेरा पैसा रिकवर हो रहा है। फिर मैंने देखा कि मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, लास्ट ईयर तक कितना रिकवर हो चुका है। मुझे देखा कि कितना रिकवर करना बाकी है। और फिर मैंने क्या किया, जितने भी साल हो गए, एक ही साल हुआ है वैसे भी, उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन दिखाया। ये कैलकुलेशन में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये हो सकता है 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, या 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको आंसर फ्रैक्शन में निकालना है। कभी भी छोटा नंबर ऊपर आएगा। जितना आपको रिकवर करना है वो डिवाइड बाय जितना पूरे पूरे 12 महीने में रिकवर हो रहा है वो, तो उससे आपको मिलेगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ईयर में आपका वो रिकवर। आपका आंसर आ रहा है 1.67 ईयर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.67 ईयर्स? आपने जो 5 लाख इन्वेस्ट किए थे वो 1.67 ईयर्स में वापस रिकवर हो रहे हैं। दूसरा इसका एक और प्रोजेक्ट है, सपोज ऐसी सेम अपन दूसरा एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। उसके अंदर आपका पेबैक पीरियड 2.67 ईयर्स आ रहा है। किसको सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट वाले को जिसका 1.67 है, या सेकंड वाले को जिसका 2.67? 1.67। आपका पैसा जितने जल्दी रिकवर होके आपके पास आएगा उतना आपके लिए अच्छा। यस और नो?
इसीलिए हम कभी भी ट्राई करते हैं कि हमारा पैसा रिकवरी जल्द से जल्द होना चाहिए। सिर्फ एग्जांपल देख के लिखना है आपको, ईयर और कैश फ्लो, बाकी सब आप खुद सॉल्व करोगे। जहां कर भी रुकोगे आप, स्क्रीन आपके सामने है, आपको स्क्रीन की तरफ देखकर छापना नहीं है, ये रेगुलर बैच नहीं है। बिल्कुल सही है हर्ष जायसवाल, ऐसे ही आंसर्स दिया करो बेटा। ये अमित, बाकी लोग भी आंसर दो। जहां जहां पे आपको लगता है कि आपके आंसर आ गए, पेट से अच्छा आंसर दो, आएगा सॉल्व करने में। विदाउट देखे सॉल्व करके लिखा, जहां कहीं पर भी अटका देख लिया आपने, क्या करना है। देखो आप विदाउट देखे जब सॉल्व करते हो तो क्या लिखना है, देख के स्क्रीन पर ऐसा लगता है बहुत ही इजी है, यही करने वाले अपन तो, विदाउट देखे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए ये था आपका अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो में इससे हार्ड कुछ नहीं आ सकता। पेबैक पीरियड में इवन कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो, इवन तो फॉर्मूला बेस्ड बहुत सिंपल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो अगर रहेगा तो आप इससे हार्ड कुछ नहीं। अब इस मेथड में दो ड्रॉबैक है, एक तो आपने इन कैश फ्लोज को कहीं गिना भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं यूज ही नहीं किया, तो बोलते हैं पोस्ट पे बैक कैश फ्लोज आर टोटली इग्नोर्ड। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप ये क्या कर रहे हो, फर्स्ट ईयर का 3 लाख, सेकंड ईयर का 3 लाख ऐड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर का 3 लाख एंड सेकंड ईयर का 3 लाख, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइज सेम नहीं है, इनकी वैल्यूज अलग है। और अगर इनकी वैल्यूज अलग है तो ऑब्वियसली इनको आप ऐसे ऐड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में जैसे कर रहे हो वैसे नहीं करना चाहिए। पर हम तो डायरेक्टली नंबर वाइज ऐड करते, अगर सपोज थर्ड ईयर का रहता तो हम उसको भी ऐड करते, फोर्थ ईयर का रहता उसको भी ऐड करते, बट ऐसा ऐड नहीं करना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम इग्नोर कर रहे हैं, ये दो ड्रॉबैक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर्ड एंड पोस्ट पे बैक कैश फ्लो आर ऑल्सो इग्नोर्ड। इमेजिन करो आप बोल रहे हो प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करो सर, मैं टू भी अवेलेबल है, 2 में भी अच्छे खासे कैश फ्लो, प्रोजेक्ट 1 में सपोज 1 रुपी, 2 रुपी और 4 रुपीज था वहां पर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नहीं था, 1 रुपी, 2 रुपी, 4 रुपी था वहां पर। आप फिर भी पे बैक पीरियड मेथड से प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करो, जबकि आपको खुद को पता है प्रोजेक्ट 1 अपनी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली पे बैक पीरियड बोल रहा है इसका पे बैक कम है, और पे बैक मेथड क्या बोलता है, जिसका पे बैक कम है उसको सिलेक्ट कर। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है पे बैक का, पे बैक सिर्फ प्रिंसिपल रिकवरी तक ध्यान दे रहा है, रिटर्न्स पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से दूसरा मेथड आया जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया था ना, उसकी वजह से एक और मेथड आया जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब दोस्तों आपको नाम से ही समझ रहा है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ है तो भाई मजा है, फिर तो क्या है, बढ़िया है। हम क्या करेंगे बोलो, सेम एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज कितना लिखूं, 5 लाख। और सपोज आपको ऐसे ईयर वाइज कैश फ्लो दिए, आपको ऐसे ईयर वाइज कैश फ्लो दिए, आपको दोस्तों क्या करना चाहिए अभी, तो इन कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंटिंग करना है। सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा 10%, फिर हम डीसीएफ निकालेंगे। व्हाट इज डीसीएफ का लॉन्ग फॉर्म, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और फिर उसको करेंगे क्यूमुलेटिव डीसीएफ, तो क्यूमुलेटिव बनाएंगे। तो चलिए
1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो इज इक्वल टू दबाओ 0.909 इज इक्वल टू सेकेंड ईयर दबाओ 0.82 इज इक्वल टू दबाओ 0.751 इज इक्वल टू दबाओ 0.683 इज इक्वल टू दबाओ। तो ये आपके फैक्टर्स है जो जनरली क्वेश्चन में दिए रहते हैं। नहीं दिए रहेंगे तो आपको ऐसे ही निकालने जैसे हमने अभी अभी निकाले 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू आगे जाना है। और डीसीएफ कॉलम निकालेंगे। डीसीएफ कॉलम कैसे आएगा? कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, बिकॉज कैश फ्लो मतलब फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू। तो 3 लाख इनटू 0.909 कितना आता है? 72,700। क्यूमुलेटिव में लिख देंगे 272,700। सेकेंड ईयर में 3 लाख इंटू 0.826 47,800 ऐड कर लो 5 लाख 520 500 एवरीवन। इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? 5 लाख आ गए। अगर 5 लाख आ चुके तो इसका मतलब वापस से पे बैक आपका 1 और 2 के बीच आ रहा है। अब आपको बोलेंगे लास्ट ईयर तक कितना रिकवर हुआ है? 272,700 रिकवर हुआ है। नेक्स्ट ईयर में कितना रिकवरी हुआ है? 3 लाख लेंगे या 47,800 लेंगे? 247,800 लेना पड़ेगा, बिकॉज उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड है। अगर आप गलती से 3 लाख ले लोगे तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं है, फिर से मिस्टेक वही करोगे। तो इसीलिए ऑब्वियसली हमको लेना पड़ेगा 247,800। समझे क्या? हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है 247,800। तो अब ये लिखेंगे 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, लास्ट ईयर तक रिकवरी हो चुका है कितना? 272,700। येट टू बी रिकवर्ड कितना है? 227,300 येट टू बी रिकवर होना है। अब हम बोलेंगे देयरफॉर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 1 year plus 227,300 डिवाइडेड बाय 247। क्या है सर ये? हमको रिकवर करना था 227,300, हमारा नेक्स्ट ईयर में रिकवरी हो रहा है 247,800। ऑलमोस्ट रिकवर होकर थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब पे बैक जो है वो 2 इयर्स के नजदीक जाएगा, 1.92 ईयर्स। 1.92 ईयर्स आपका आंसर है। 917 मतलब 92 ईयर्स हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है मनीषा जाधव, गुड वन। चलिए, तो ये आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ गया 1.92। इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या था? कुछ नहीं, हमने कैश फ्लो को डिस्काउंट कर कर वही चीज किया जो नॉर्मल कैश फ्लो के साथ करते थे, क्यूमुलेटिव किया। मतलब जो चीज पहले सीएफ और डीसीएफ के साथ होती थी, अभी सीएफ और सीसीएफ के साथ होती थी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, अब डीसीएफ और सीडीसीएफ के साथ। डीसीएफ इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सीडीसीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो एक बार इस मेथड का रूल याद रखिए, एक बार आप अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लोगे तो नॉर्मल कैश फ्लो कहीं पर भी यूज नहीं होगे। नॉर्मल कैश फ्लो को यूज नहीं करना है अगर एक बार डिस्काउंटेड आ गया तो, कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड है। याद रहेगा? तो वापस से इसमें भी लॉजिक वही है। दो प्रोजेक्ट रहेंगे तो उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कम है, ऑल ऑफ यू। एंड इसमें एक और ड्रॉबैक अभी भी बचा है, इन कैश फ्लोज को हमने कहीं पर भी यूज किया है, पोस्ट पे बैक कैश फ्लोज आर स्टिल इग्नोर्ड। तो इसीलिए मेथड 3 आया। मेथड 3 ने मगर क्या किया पता है आपको? पूरे कैश फ्लोज को कंसीडर किया मगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फिर से छोड़। तो फिर मेथड 3 का नाम क्या है? याद है? रेसिप्रोकल पेबैक।
या पे बैक रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। और याद रखिए इसके आगे पीरियड मत लिखना, बिकॉज ये पीरियड नहीं है, ये परसेंटेज में आने वाला आंसर होता है। ये पीरियड नहीं होता, ये परसेंटेज में आने वाला आंसर होता है। पे बैक रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल पे बैक। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ये पे बैक का उल्टा है दोस्तों। पे बैक में आपने एक जगह फॉर्मूला यूज किया, कहां पे किया? इवन कैश फ्लो। पहला मतलब इवन कैश फ्लो। तो इवन कैश फ्लो का जो क्या फॉर्मूला था, उसको आपको 3 चेंजेस करने। कितने? पहला चेंज है उससे उल्टा करो। चलो लिखते हैं। आपका फॉर्मूला बोलिए उल्टा कर कर। एनुअल कैश फ्लो लिखिए मत, आप मत लिखिए। एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपका पहला चेंज हुआ। दूसरा चेंज इनटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, मैंने बोला था आपको। और तीसरा चेंज, अगर एनुअल कैश फ्लो सेम नहीं है तो एक वर्ड डाल दीजिए, एवरेज एनुअल। क्या वर्ड डाल दोगे आप? एवरेज एनुअल कैश फ्लो। बोलो 3 चेंजेस क्या किए? पहला सर उसे उल्टा किया, दूसरा उसे इनटू 100 किया परसेंटेज के लिए, और तीसरा उसमें वर्ड डाल दिया एवरेज एनुअल कैश फ्लो। बाय द वे सर, एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैसे आएगा? पूरे कैश फ्लोज का टोटल लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो, सिंपल एवरेज बन जाएगा आपका ये आंसर। एक काम करते, एग्जाम्पल सेम एज अबव, सेम ही ले लेते एग्जाम्पल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख एंड एनुअल कैश फ्लोज ये सब दे रखे। आप बोलिए दोस्तों क्या करोगे? सबसे पहले टोटल लो कैश फ्लोज का। कितना था? 13 लैक्स। ऑल ऑफ यू चेक करो सबका आ रहा है क्या? अब हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर एवरेज कैश फ्लो इज इक्वल टू 13 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। आता है 2,60,000। ऑल ऑफ यू 2,60,000 आंसर आता है। तो अब फॉर्मूला वही यूज होगा। देयरफॉर रेसिप्रोकल पेबैक इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल पेबैक इज इक्वल टू कितना लू? 2,60,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, लास्ट में इनटू 100। आपका आंसर आएगा 52%। एवरीबॉडी, व्हाट इज 52% का आंसर का मीनिंग? You are earning averagely 52% return on your 5 lakh investment. But क्या कर रहे हो? क्या है ये? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मर्डर। फिर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये रेट ऑफ रिटर्न जरूर दिखा रहा है, बट विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। करेक्ट? देखिए इंटरप्रिटेशन वहां पर याद नहीं रहता है बाद में। इट मीन्स वी आर अर्निंग 52% returns per annum. We are earning 52% returns per annum on initial investment of 5 lakh. On initial investment of 5 lakhs. But without considering M. But without considering TVM, time value of money. Without considering time value of money. Done guys? एकदम क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, पे बैक का ये उल्टा था, इसलिए इसका नाम है रेसिप्रोकल पे बैक। क्या नाम है इसका?
रेसिप्रोकल पेबैक। तो ये सब तो बेसिक बेसिक मेथड थे, एग्जाम में आजकल पूछते हैं, इसलिए एकदम अच्छे से रिवाइज करा दिया मैंने आपको। और वैसे भी अगले मेथड्स के ऊपर जाने के पहले पहला बेस अगर क्लियर रहेगा तो अगले मेथड और अच्छे से। तो अब फोर्थ मेथड जो है ये ज्यादा लॉजिकल मेथड है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। के अंदर 3 मेथड्स आएंगे, तीनों भी इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड आता है एनपीवी। क्या लॉन्ग फॉर्म है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का लॉन्ग फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसा नाम वैसा फॉर्मूला दोस्तों इसका। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालो, नेट कर दो। तो फॉर्मूला क्या होगा? एनपीवी। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैसे करते इसको सॉल्व? एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट था ₹5 लाख। जीरो से शुरू। ईयर कहां से शुरू करोगे आप? जीरो। और जीरो के वहां पर क्या आएगा दोस्तों? आउटफ्लो ऑफ 5 लाख आएगा। ठीक है। और जीरो ईयर का फैक्टर क्या लेंगे? 1। जीरो कोई ईयर ही होता नहीं एक्चुअली, जीरो अभी का टाइम होता है। आज का ₹1, आज का ₹1, इसलिए 1। और इसलिए यहाँ का आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू भी 5 लाख की आएगा। बाकी का कैलकुलेशन का भी कर लो। 5 1 ये 13600 आता है। लास्ट में 48। ₹9 लाख। क्या 80,000 क्या है वो? टोटल ऑफ इनफ्लो है क्या? यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन 9,80,600 है, जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 5 लाख है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनफ्लो का टोटल माइनस आउटफ्लो will give you final NPV. NPV comes to 4,80,600। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव एनपीवी। तो एनपीवी जब पॉजिटिव होता है इसका मीनिंग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लॉजिक क्या है समझो, मगर सिर्फ एनपीवी पॉजिटिव प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ऐसा मत याद रखो। हमने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख, हमको रिटर्न्स चाहिए थे 10% के, हमारा 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर है। हमारे 10% के डिस्काउंटिंग के बाद में जो कैश इनफ्लो आ रहे हैं उसको आउटफ्लो में से माइनस करने के बावजूद भी पॉजिटिव इनफ्लो आ रहा है, पॉजिटिव इनफ्लो बचा हुआ है, इसका मतलब यू आर गेटिंग रिटर्न्स मोर देन 10%। पहला इंटरप्रिटेशन क्लियर है? यू आर गेटिंग रिटर्न्स मोर देन 10% बिकॉज 10% से डिस्काउंटिंग करने के बावजूद भी आंसर और बच रहा है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर आंसर और बच रहा है, इसका मतलब ही वो पॉजिटिव आंसर बच रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट हमको 10% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। आपका रिक्वायर्ड रेट 10% ही था, तभी तो आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 लिया।
ये 10% क्या होता है मालूम है आपको? तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप क्यों बोलते हो सर? क्यों सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों है सर वो? बिकॉज मेरी कंपनी में आने वाला पैसा जिस कॉस्ट से आ रहा है, मैं उससे ज्यादा रिटर्न कमाना चाहूंगा ना, तो वो मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट बन जाएगा। मेरा क्यों, मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट बन जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मिनिमम से मिनिमम मुझे चाहिए था 10%, और बावजूद इसके 10% के फैक्टर्स निकाल कर, वो इनफ्लो को डिस्काउंट कर कर भी मेरे पास और फिगर बच ही रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा रिटर्न 10% से ज्यादा है। एक्सेप्ट कर लो। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि आज 5 लाख इन्वेस्ट कर कर आज मुझे एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो बच रहा है 4,80,600 का, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट आज 5 लाख इन्वेस्ट कर कर आज 9,80,600 मिल रहा है। तो आज थोड़ा, वो तो 13 लाख मिल रहा है भाई, उसकी आज की वैल्यू 9,80,600 है। बावजूद इसके मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट किया, तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी आ रही है? 4,87,600। सर ये तो प्रॉफिट हुआ सर। प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा कैश इन। वी हेट द वर्ड प्रॉफिट इन कैपिटल, वी लव द वर्ड कैश फ्लो। ये मेरा क्या बन गया? कैश फ्लो। एक्स्ट्रा कैश फ्लो है मेरे पास, इसलिए मैंने पॉजिटिव रहने के बाद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एनपीवी अगर नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट। समझ गए? दो प्रोजेक्ट है सपोज, एक का एनपीवी ये आ रहा है, दूसरे का एनपीवी 2,90,000 आ रहा है, ये वाला एक्सेप्ट हो, क्योंकि इसका एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है। तो आज की घड़ी में मेरे पास ज्यादा इनफ्लो मिला हुआ मेरे लिए अच्छा है ना। अंडरस्टूड? तो ये एनपीवी का इंटरप्रिटेशन था। तो आप बोलोगे भाई सिंगल प्रोजेक्ट है पॉजिटिव एनपीवी है, एक्सेप्ट कर लो। दो प्रोजेक्ट है जिसका एनपीवी हायर पॉजिटिव है, एक्सेप्ट कर। अब आते हैं मेथड 2 पर। बी मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, पीआई मेथड। पीआई मेथड का एक और नाम है, याद है क्या? डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। देखो, डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। अब यहां पर एग्जाम्पल सेम एज अबव लिख दो ऊपर। एग्जाम्पल के आगे लिख दो सेम एज अबव, वहां पर एनपीवी का ही डेटा यूज होता है वैसे भी। सेम एज अबव। और पीआई का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो वहां था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यहां पर माइनस की जगह डिवाइडेड बाय। तो चलो देखते हैं आंसर निकाल के क्या आएगा। बोलिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है आपका? 980,600 है। 980 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू तो 5 लाख की है, तो आपका आंसर 1.96 टाइम्स आ रहा है एवरीवन। 1.96 टाइम्स का आंसर आ रहा है पीआई का। इसका मतलब होता है जितना तुमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे 1.96 का प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें मिल रहा है। फॉर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट यू आर गेटिंग 1.96 रुपी इन टूडेज वैल्यू। इन टूडेज वैल्यू, नॉट फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स का आज का वैल्यू। हर 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करने से आज की घड़ी में अपने को 1.96 रुपी मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? यस। जहां पर भी पीआई ग्रेटर देन 1 रहेगा, पीआई लेस देन 1 रहेगा, चेक मार। समझ गए? और एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको देखो अच्छे से, बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 9,80,000, 9,86,00 सॉरी। इसका आंसर निकालने का दूसरा तरीका क्या है?
देखो पूरे इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू में से 5 लाख माइनस करके आपका एनपीवी आया है कितना 48600। पूरे इनफ्लो की टोटल लिया माइनस आउटफ्लो किया तो आपका आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। तो कैन वी से एनपीवी में अपन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे तो एनपीवी आ रहा है, तो एनपीवी में वो वैल्यू ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आना चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा न्यूमरेटर में एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 5 लाख क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही तो है। अपन डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नथिंग बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप बताएंगे क्या आंसर आएगा आपका। कैंसिल कर नहीं ना प्लस साइन है भाई है ना। प्लस साइन है ऐसा कैंसिल नहीं होता है। आपका यही फॉर्मूला बनता है फाइनल आंसर। अब इससे हम एनपीवी भी निकाल सकते हैं। इससे हम एनपीवी भी निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली इसको मॉडिफाई कर लो। पी आई इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इनिशियल लिख सकते हैं अपन। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर तो वही है ना, तो स्प्लिट करके लिख दिया मैंने 2 बार। अब कैन वी राइट इसकी जगह 1। तो पी आई इज इक्वल टू क्या बनेगा एनपी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस 1 बन जाएगा। देयरफॉर एनपीवी इज इक्वल टू क्या होगा पी आई -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी का फॉर्मूला बन रहा है पी आई -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। राइट। कोई दिक्कत है कोई डाउट है। नाउ सी आपने ऊपर क्या बोला था ये 1.96 का इंटरप्रिटेशन एक बार फिर से बताओ। ये आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे ऐसा नहीं हर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। हर 1 रुपया जो आज इन्वेस्ट हो रहा है उसके सामने आज के वैल्यू में 1 रुपी 96 आ रहा है। एक बार सब लोग बोलेंगे हर 1 रुपया जो आज इन्वेस्ट किया उसके सामने आज के वैल्यू में 1.96 आया। कैसे लो 1.96 टाइप करो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट माइनस हर 1 रुपए के सामने ये एक्स्ट्रा आया। हर 1 रुपए के सामने ये एक्स्ट्रा आया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था मल्टीप्लाई कर दो। तो एनपीवी आया ना। तो क्या आया एनपीवी आया कि नहीं आया। यस। कैसे निकाला सर। वो एक्चुअली 1.96 तूने राउंड ऑफ किया ना। तुम अगर उसको प्रॉपर लोगे 98600 डिवाइड बाय 5 लाख तो 1.9612 आता है। उसमें से -1 करो। अब ये एक्स्ट्रा आया हर 1 रुपए के लिए इंटू 5 लाख करो ये टोटल एक्स्ट्रा आया। टोटल एक्स्ट्रा और कुछ नहीं एनपीवी आया। क्योंकि एनपीवी क्या दिखाता है पूरा इन्वेस्टमेंट करोगे तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आएगा। पीआई क्या बताता है हर 1 रुपए के सामने टोटल कितना आएगा एक्स्ट्रा नहीं टोटल कितना आएगा। उस टोटल में से अपन ने 1 माइनस किया तो एक्स्ट्रा समझा। एक्स्ट्रा को 5 लाख से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एक्स्ट्रा है। तो जो चीज अपन ने अभी की कैलसी पे वही तो ये फॉर्मूला है पीआई -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप कंसेप्चुअली याद रखो जो अपन ने अभी देखा वो, या आप मैथमेटिकली याद रखो जो ये जो भी आपको मैथ से प्यार है तो ये याद रखो। कॉन्सेप्ट से प्यार है तो वो कुछ भी करो भूलना मत। ठीक है। पीआई से एनपीवी आता है एनपीवी से पीआई आता है। नाउ पीआई >1 रहेगा एक्सेप्ट कर लो, <1 रहेगा रिजेक्ट कर दो। 2 प्रोजेक्ट रहेंगे तो जिसका पीआई ज्यादा रहेगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बराबर है कि नहीं। लास्टली नाउ कमिंग टू द थर्ड मेथड योर फेवरेट आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर का एक और नाम है। का भी एक और नाम है कैसे। यस इसको बोलते हैं टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न।
टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एग्जाम्पल तो आप लिखना मत। लिखना मत, आप ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट कितना किया? 5 लाख किया सर। 10% से एनपीवी कितना आया? लगभग 5 लाख पॉजिटिव आया। जितना इन्वेस्टमेंट किया लगभग उतना पॉजिटिव आया है, तो आपका ये प्रोजेक्ट। अच्छा, पहले आईआरआर का मीनिंग समझ लो। आईआरआर का मीनिंग क्या होता है, ताकि फिर बाद में अपन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। आईआरआर बोलता है कि ये जो 5 लाख तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कंसिडरिंग टाइम वैल्यू, नॉट इग्नोरिंग, कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस 5 लाख पे आप कितना रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हो, कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको आप बुलाते हो आईआरआर। आईआरआर इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन 5 लाख। ठीक है, तब 10% से हमारा पॉजिटिव एनपीवी आया। अगर नेगेटिव आता तो आप क्या बोलते? प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो, क्योंकि जितना हमारा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था उससे कम रिटर्न दे रहा है ये, बोलते थे ना। ओके, 10% पर ये पॉजिटिव है, सपोज 30% पर ये नेगेटिव आता है, 30% पर ये नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोजेक्ट हमको 10% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बट 30% से कम दे रहा है। एक्चुअली कितना दे रहा है उसको आईआरआर बोलते हैं। सपोज 25% पर जीरो आ रहा है, 25% पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमें 25% का रिटर्न दे रहा है, विच इज नथिंग बट आईआरआर, विच इज नथिंग बट आईआरआर। तो इसका मतलब आईआरआर पे, अगर आप आईआरआर रेट पे डिस्काउंटिंग करोगे प्रोजेक्ट को, तो नीचे एनपीवी जीरो आता है, आएगा। सपोज एक प्रोजेक्ट है 25% रिटर्न दे रहा है, यही वाला, सपोज 2 मिनट के लिए, तो आप सोचिए कि उस प्रोजेक्ट को आप 25% से डिस्काउंट करोगे तो कहां से कुछ पॉजिटिव बचेगा फिर? अच्छा, नेगेटिव भी नहीं आएगा कुछ। क्यों नेगेटिव नहीं आएगा सर? क्योंकि 25 से कम रिटर्न नहीं दे रहा है वो। अच्छा, पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? 25 से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। एग्जैक्ट रिटर्न 25 दे रहा है, तुम भी डिस्काउंटिंग 25 से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नीचे एनपीवी जीरो ही आने वाला है। एट आईआरआर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग एनपीवी इज ऑलवेज जीरो। काम करते, इस एग्जांपल को लिखने के पहले ये 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख। आईआरआर, the actual rate of return given by the project considering what? Considering time value of money. Considering time value of money. IRR is the actual rate of return given by the project considering time value of. If project cash flows are discounted using IRR as discounting factor, comma, if project cash flows are discounted using IRR as discounting factor, comma, NPV is equal to dash and PI is equal to dash. PI कितना आएगा? PI कितना आएगा? 1 सर। व्हाट इज द फॉर्मूला? एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी जीरो आ गया ना, तो बचा क्या? इनिशियल बाय इनिशियल, 1 आंसर आएगा ना। कितना भी बड़ा तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहने दो, बट सेम नंबर डिवाइड करने से आंसर तो 1 ही आएगा। समझे कि नहीं? तो एट आईआरआर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑलवेज रिमेंबर एनपीवी इज जीरो एंड पीआई इज 1।
अब उसी लॉजिक को मैं यूज कर रहा हूँ कि एनपीवी भाई जीरो है, एक काम करते हैं इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को जीरो एनपीवी तक लाने की कोशिश भाई, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि जितना डिस्काउंटिंग फैक्टर बड़ा हो गया उतना एनपीवी कम होगा, क्योंकि उतना रिक्वायर्ड रेट बढ़ेगा ना, तो उसका एक्स्ट्रा कैश फ्लो कम कम होते जाएगा। तो 2 मिनट के लिए सोचते हैं अगला रेट क्या लूँ, 12-13, लगता है 12-13 लेना चाहिए? नहीं भाई, 10% पे एनपीवी लगभग 5 लाख है, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना एनपीवी है, तो अगला रेट तुमने लेना चाहिए मे बी 30 या 40। एक काम करते लेते, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट फिर भी लेते, ठीक है, देखते क्या। बिलीव मी आई डोंट नो द आंसर, मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल बना रहा हूँ, आप लिखो मत, आप बस कैलकुलेट करो कितना लेना आपने को, 35 DCF। नंबर्स मत बोलो मुझे, डायरेक्ट फाइनल आंसर बताओ अभी। एनपीवी आप मल्टीप्लाई फैक्टर निकालो, चलो फैक्टर बता दो पहले। 1/1.35 इज इक्वल टू 0.741, सेकेंड ईयर के लिए इज इक्वल टू 0.549, थर्ड ईयर के लिए 0.406, नेक्स्ट ईयर के लिए 301, नेक्स्ट ईयर के लिए 2। अब करो निकालो एनपीवी, स्क्रीन से फैक्टर देखो, मल्टीप्लाई करो कैश फ्लो के, और फिर एम प्लस दबाते रहो, लास्ट में एमआरसी दबा के -5 लाख करो, कैश फ्लो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, एम प्लस दबाओ, कैश फ्लो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, एम प्लस दबाओ, चलने दो 5 साल के लिए, -5 लाख कर दो आंसर आज, एमआरसी दबाओ -5 लाख करो। पॉजिटिव, बाप रे, 77,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो एक काम करते हैं अभी, कहना से ये कोई काम का नहीं है, कहना से ये कोई काम का नहीं है भाई, निकाल दो इसको डायरेक्ट, ठीक है। अब अगला रेट लेते हैं 40, मेरे ख्याल से उस पर भी पॉजिटिव आ सकता है, बट ठीक है 40 लेके देखते हैं, 5 लाख आएगा। फैक्टर बताओ, 1/1.4 इज इक्वल टू 0.714, नेक्स्ट टाइम इज इक्वल टू 510, नेक्स्ट 364, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 0.18, वापस पॉजिटिव है, 30,000 राउंड फिगर पॉजिटिव आ रहा है, भैया ये कोई काम, कट करते डायरेक्ट इधर लेते 45, 45 पे आपको लगता है कि पॉजिटिव आ सकता है? 77 से 30 पे आया है, 47 से कम हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आएगा, बोल ट्राई करके देखते। बोलो 1/1.45 इज इक्वल टू 0.69708,226.15। भाई प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव मत आना।
15,800 9,800 निगेटिव आ रहा है। 9,800 निगेटिव एनपीवी आ रहा है। तो इसका मतलब आईआरआर ऐसे ही होता है, ट्रायल एरर। ट्रायल एरर से आईआरआर निकलता है दोस्तों। एक तरकीब है जिससे आईआरआर थोड़ा जल्दी आ सकता है। अगर आपके पास इवन कैश फ्लो वाला प्रोजेक्ट है तो इवन कैश फ्लो के पे बैक निकालो पहले। इवन कैश फ्लो का पहले पे बैक निकालो और उससे जो आंसर आ रहा है वो आपके कैलसी पर फैक्टर आना चाहिए। समझाता हूं, पहले ये समझ ले, ठीक है? पहले ये समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, अब ऐसे ट्रायल एरर को बोलते हैं इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन, विच इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर। अब इसमें ये आपका स्टार्ट रेट बन गया। ओरिजिनली आपने तो स्टार्ट 10 से किया था, फिर 35 पर गए, फिर 40 पर आए, फिर भी आपका स्टार्ट रेट यही रहेगा 40। इसका मतलब पहले के रेट पूरे इररिलेवेंट थे, क्योंकि आपका 30,000 पॉजिटिव और 9,800 नेगेटिव, इसके बीच जीरो छुपा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट रेट बन गया 45, हमारा एंड रेट बन गया। स्टार्ट रेट पर जो पॉजिटिव एनपीवी आता है उसको सरप्लस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सरप्लस। और इस पे इसको बुलाते हैं डेफिसिट, नेगेटिव एनपीवी। ठीक है, नेगेटिव एनपीवी को बुलाते हैं डेफिसिट। अब मेरा डायरेक्ट आईआरआर का फॉर्मूला बताता हूं मैं, लॉजिक करने जितना टाइम नहीं है अपने पास, रेगुलर में एक्सप्लेन किया था मैंने। आईआरआर इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस डिवाइडेड बाय सरप्लस प्लस डेफिसिट। प्लस नहीं बोलने का, एक्चुअली माइनस बोलने का। सरप्लस माइनस डेफिसिट, वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होने वाला है, बिकॉज माइनस माइनस बिकम्स प्लस, बट लिखते वक्त माइनस लिखो, इनटू डिफरेंस इन रेट, इनटू डिफरेंस इन रेट। अब आप बोलो स्टार्ट रेट कितना? 40 प्लस सरप्लस कितना? 30,000। सरप्लस माइनस डेफिसिट मतलब 30,000 माइनस निगेटिव 9,800 is nothing but 39,800, and then into 5 करना पड़ेगा, डिफरेंस इन रेट will be 40 plus 30,000 divided by 39,800 into 5, 43.77% का आईआरआर आता है। सर इतना लोचा करने से अच्छा एक काम करते थे, 10% अपना वैसे भी पॉजिटिव एनपीवी था, डायरेक्ट 50% ले, निगेटिव ही आने वाला रहता था। स्टार्ट रेट उसको बुला लो, एंड रेट उसको बुला लो, इससे भी आंसर आता है, यस आता है, बट वो बहुत अप्रॉक्स और ये बहुत एक्यूरेट आता है। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ सकता है अगर आप स्टार्ट रेट लोगे 43 और एंड रेट लोगे 44, बट अभी उतना एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए। और इंटरपोलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके स्टार्ट रेट एंड रेट गिवन रहेंगे, गारंटी है। क्यों सर? क्योंकि तुम इंडिया भर में सब लोग 5% का गैप लेने वाले हो क्या? पूरा इंडिया थोड़ा ना मुझसे पढ़ रहा है। ऑब्वियसली कोई बोलेगा हाँ हाँ 10% का गैप भी ठीक है, किसी को पता ही नहीं रहेगा कि जितना गैप बड़ा है उतना आंसर अप्रोक्स आता है। वो टीचर तो बोलेगा ठीक है 10 और 50 चलने दो, मैं भी लेता हूँ आप भी लो। तो भाई इसका मतलब बहुत सिंपल है, इंडिया भर में हर स्टूडेंट का आंसर क्या होगा? अलग अलग आएगा। तो उस कोई बहुत ही पर्टिकुलर टीचर रहेगा, बोलेगा नहीं नहीं यू हैव टू रिड्यूस द गैप 43 44। नाउ चला भैया, हाँ नाउ इट इज 44.68, सॉरी 43.68, इट इज द करेक्ट आंसर। नहीं होता है एक्चुअली, इंडिया भर में सबका जजमेंट सेम नहीं होता है। इसमें से कुछ कुछ रहेंगे सैंपल जो लेंगे 20 और 50, कोई लेंगे 25 और 65। कुछ भी स्टार्ट रेट एंड रेट लिया ना तो भी आंसर आता है, बट ये नहीं आता है, अलग अलग आता है। अब अगर पेपर सेटर को आईआरआर पता है तो ऑब्वियसली उसने ये पता करना चाहिए कि जो स्टार्ट रेट एंड रेट सबका सेम रहेगा तभी सबका आंसर सेम आएगा, तो ऑब्वियसली उसने स्टार्ट रेट एंड रेट क्वेश्चन पेपर में देना ही चाहिए। तो नथिंग टू वरी, आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको आईआरआर निकालना होता है। आपका आईआरआर ये आ रहा है, ये आईआरआर आ रहा है सर, ठीक है निकाल लिया, ठीक है। ये होता क्या है सर? ये रेट ऑफ रिटर्न ये प्रोजेक्ट दे रहा है। अगर तुम ये रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंटिंग करोगे तो आपका एनपीवी 0 आएगा थियोरटिकली। प्रैक्टिकली उधर 2-5 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, 100-200 का डिफरेंस आ सकता है, कि तुमने एग्जैक्ट नहीं निकाला, 5% का गैप था।
ठीक है नहीं? तो दिस इज द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये फॉर्मूला क्या है सर, इसका लॉजिक क्या है? ये रेगुलर बैच में सब ये अपना ये रैपिड रिवीजन है, ऑब्वियसली अपने को बचा हुआ पार्ट भी सिलेबस कवर करना है, तो अंडरस्टैंड दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, वो याद है कि आपको रेट पर ये आ रहा है, उस रेट पर वो आ रहा है, रेट कितने से चेंज हुआ, एनपीवी कितने से चेंज हुआ, वो पूरा डिस्कस किया था अपन ने लॉजिक के बाद ये आंसर आया था अपना। और आंसर आने के बाद अपन ने फॉर्मूला बनाया था, याद होगा तो। ओके, तो IRR का ये फॉर्मूला है। आपको वैसे भी लॉजिक से सॉल्व नहीं करना है, आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर चेकर को लॉजिक पता नहीं रह सकता है। बेटर रहेगा फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला ये है, स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट। तो इससे आपका IRR आएगा। इस केस में IRR आ रहा है आपका 43.77%। अगर एक प्रोजेक्ट का IRR, सपोज यही प्रोजेक्ट है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करो सर, 43%। आपका रिटर्न कितना होना चाहिए दोस्तों? आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? सपोज 10% है, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न है 43%। गुड और बैड? आपका पैसा आ रहा है 10% से, आप लगा रहे हो उसे बिजनेस प्रोजेक्ट में 43.77% से, और क्या चाहिए? ऑब्वियसली एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR इज ग्रेटर देन कट ऑफ रेट, दैट इज क्यू। कट ऑफ रेट बोलते हैं उसको। कट ऑफ रेट मतलब उस रेट के नीचे रिजेक्ट कर देंगे, उस रेट के ऊपर एक्सेप्ट कर, समझे? सिंगल प्रोजेक्ट रहेगा, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR इज ग्रेटर देन कट ऑफ रेट, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR इज लेस देन कट ऑफ रेट। एंड ऑब्वियसली बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स किसको सिलेक्ट करेंगे? का IRR ज्यादा है उसको, का IRR ज्यादा है उसको। तो इस लॉजिक से दोस्तों IRR निकलता है। डाउट दूर तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है? चलो अभी ये मेरा मन ही नहीं मान रहा है, इस फॉर्मूले का लॉजिक बता देता हूँ मैं, कि ऐसा पढ़ाने की आदत ही नहीं है। हाँ फॉर्मूला देखो, हाँ चलो आगे। तो दोस्तों देखिए, आपने स्टार्ट रेट लिया था 40, पर आपका एनपीवी आया 30,000। अगला रेट लिया आपने 45, उस पर आपका आंसर आया 9,800 निगेटिव। रेट कितने से बदला? 5 से। एनपीवी कितने से बदला? 39,000 निगेटिव है वो, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। हमको एक्चुअली इस 30 को निगेटिव 9,800 पे नहीं ले जाना था, हमें इस 30,000 को एक्चुअली ऊपर ले जाना था। बराबर बोल रहे हो क्या? मैं हम उसे जीरो बनाना चाहते थे, तो एक्चुअली हमें डिफरेंस चाहिए था 30,000 का। डू यू अग्री? बट डिफरेंस आया कितना? 39,800। अपन बोलेंगे कोई बात नहीं, 39,800 का डिफरेंस के लिए रेट चेंज कितना हुआ? 5%। 30,000 के लिए रेट, याद आया? तो फिर IRR इज इक्वल टू, अपन बोलते हैं स्टार्ट रेट प्लस चेंज इन रेट। स्टार्ट रेट कितना लेंगे? 40%। चेंज इन रेट कितना लेंगे? 30,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 39,800। एवरीवन कितना था आंसर? 43 पॉइंट, ऑल ऑफ यू सेम आंसर आया। इनफैक्ट ये जो कर रहे हैं ना, ये वही कर रहे हैं अपन जो इधर ऊपर किया है। व्हाट इज 40 स्टार्ट रेट? व्हाट इज 30,000 सरप्लस अपॉन व्हाट इज 39,800 सरप्लस माइनस डेफिसिट? व्हाट इज 5% डिफरेंस? हुआ कि नहीं? तो इससे IRR आता है, इस फॉर्मूले के लॉजिक, ये उसका लॉजिक। बट सर हम एग्जाम में फिर ये ज्यादा सिंपल लग रहा है सर, यही कर लेते। मत करो, क्योंकि वो बेचारा ढूंढता है ये फॉर्मूला, क्या पता तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है मॉडल आंसर में मेरे को ये दिख रहा है, तो यही देखूंगा। वो दिख नहीं रहा है तो मार्क्स कट करता है वो। बेटर रहेगा कि आप लॉजिक से सॉल्व करना चाहे तो कर लो, कोई बात नहीं। सिर्फ एक काम करो, ये जो मैंने सर्कल किया ना, इसके पहले 2 लाइन ब्लैंक छोड़ दो। जो मैंने सर्कल किया इसके पहले 2 लाइन ब्लैंक छोड़ दो, पूरा आंसर निकाल लो, और फिर 2 लाइन ब्लैंक छोड़ाइए, नंबर्स देखकर फॉर्मूला बना दो। ये नंबर देखकर आप फॉर्मूला बना सकते हो ना?
यस, बना दो फॉर्मूला फिर। 40 स्टार्ट रेट, 30 इज सरप्लस अपॉन सरप्लस प्लस डेफिसिट इज डिनोमिनेटर इनटू सरप्लस माइनस डेफिसिट इज डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंस इन रेट इज। तो ये दोस्तों आपके सभी मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग थे। बराबर अपना टारगेट आज का यही था कि सभी मेथड्स डिस्कस करेंगे और हमारा कैपिटल बजटिंग 2 दिन का डिस्कशन। तो कल जो है हम पूरे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। CFAT कैलकुलेशन। व्हाट इज CFAT? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, 5 लाख, बट 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, आता कैसे भाई? ये डायरेक्टली रेडीमेड तो ना दिया रहेगा आपको ऐसे, दिया तो बढ़िया ही है, आपके पिछले पुण्य है। बट अगर ये नहीं दिया रेडीमेड तो ऑब्वियसली आपको निकालना होता है एग्जाम में, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसको हम 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके निकालते हैं। वो जो 5 लाख है उसको बोलते हैं इनिशियल कैश फ्लो, वो जो 1 2 3 4 5 के कैश फ्लो है उसको बोलते हैं इंटरिम कैश फ्लो, और कभी कभी प्रोजेक्ट एंड होने के बाद स्क्रैप वैल्यू मिलता है आपको, टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। वो 5th ईयर में ही आएगा मेरे एग्जाम्पल में, समझे? कैश फ्लोज को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3। पहला इनिशियल, दूसरा इंटरिम, तीसरा टर्मिनल। तो कैसे ये कैश फ्लोज निकलेंगे उसको बोलते हैं CFAT कैलकुलेशन। वो मैं आपको कल मेन दिखाऊंगा। कल मैं आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिखाऊंगा, कल मैं आपको रिप्लेसमेंट समझाऊंगा, कल मैं आपको मॉडिफाइड IRR सिखाऊंगा, कल मॉडिफाइड NPV बताऊंगा, NPV और एक्सीडेंट पॉइंट्स बताऊंगा। कल के टारगेट आपके 8 टारगेट है। कल का सेशन आपका एग्जैक्ट यू कैन से 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, 6:10 पे करेंगे, और ऑब्वियसली स्टार्ट सेम। ठीक है, चल वी स्टॉप हियर। आप सबको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, जो पढ़े थे अपन ने। सबसे पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था, हाँ वो आपको बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पे बैक पीरियड। 2 टाइप के उसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, एक इवन कैश फ्लो, एक अनइवन। इवन कैश फ्लो का फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। अनइवन रहेगा तो सीधा सीधा ईयर कैश फ्लो एंड CCF, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ठीक है, फिर ढूंढते हम कहाँ अपना पे बैक है और आंसर आता है। डिस्काउंटेड पे बैक में कुछ नहीं करते, इसी कैश फ्लो को डिस्काउंट कर कर डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकलते हैं और उसको क्यूमुलेटिव करते हैं, और बाकी पूरा आंसर का तरीका वही है जो पे बैक में था। तीसरा मेथड आता है रेसिप्रोकल पेबैक। अपने इवन कैश फ्लो वाले फॉर्मूले में 3 चेंज। पहला चेंज, उसे रेसिप्रोकल करो। बोलो फॉर्मूला क्या बना? एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेकंड चेंज, इनटू 100 करो। तीसरा चेंज, अगर वो सेम नहीं है तो एवरेज एनुअल कैश फ्लो लिख दो। फॉर्मूला बन गया एवरेज एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। करेक्ट। अब आता है आपका 4th मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसके अंदर 3 मेथड्स आते हैं, एनपीवी, पीआई, आईआरआर। एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आप लोग इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू तो जीरो के सामने वैसे भी आता है, उसका नेट अमाउंट आ जाता है एनपीवी। दूसरा मेथड आपका आता है पीआई। सेम मेथड जो अभी यूज किया, सिर्फ माइनस की जगह डिवाइड कर दो। फॉर्मूला आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पीआई कभी भी 1 से ज्यादा रहेगा तो एक्सेप्ट कर लो, 1 से कम रहेगा तो रिजेक्ट कर दो। एनपीवी कभी भी पॉजिटिव रहेगा तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव रहेगा तो रिजेक्ट कर दो। पेबैक पीरियड जिसका कम रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लो, डिस्काउंटेड पेबैक जिसका कम रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लो, एंड रेसिप्रोकल पेबैक जिसका ज्यादा रहेगा उसे एक्सेप्ट करो, बिकॉज रेसिप्रोकल पेबैक आपको दिखा रहा है रेट ऑफ रिटर्न इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। करेक्ट। अब लास्ट आपका आईआरआर मेथड आता है। आईआरआर मेथड के केस में आपका फॉर्मूला बनता है स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट। ये जो आईआरआर है इसको इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है तो बोलते हैं इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। एवरीवन अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? यस श्वेता, ये आपका क्वेरी था। यस, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको, बिकॉज ये रेट ऑफ रिटर्न आपको एक्चुअली मिल रहा है, इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कंसिडर। करेक्ट। ये प्रोजेक्ट से क्या अपॉर्चुनिटी, बिटवीन 2 प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका आईआरआर ज्यादा होता है। अगर एक ही प्रोजेक्ट रहेगा तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसमें आईआरआर ग्रेटर देन कट ऑफ रेट है। कट ऑफ रेट नॉर्मली होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 रह सकता है, कट ऑफ रेट 12 रह सकता है। ऑब्वियसली जो कट ऑफ रेट वो दे रहे हैं उसी को एक्सेप्ट करना, उसको लेना पड़ेगा आपको। हो सकता है ना मेरे कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है मगर मुझे 12% के ऊपर के ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है,
तो मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ 12% कट ऑफ रेट, आप उस कट ऑफ रेट के साथ कंपेयर करोगे आपके आईआरआर को। अंडरस्टूड? रिमेंबर वन मोर थिंग, जब जब फैक्टर क्वेश्चन में दिए रहेंगे तब तब फैक्टर वही लेंगे आप जो क्वेश्चन में दिए, प्लीज कैलकुलेट मत करना, डिफरेंसेस आएंगे, मार्क्स कट हो सकते। अगर फैक्टर नहीं दिया रहेगा तो 3 डेसिमल फैक्टर, 4 लिया तो बेस्ट ही है, बट 3 ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और वो एक्सेप्टेबल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 मिनट के लिए सोचते, पे बैक पीरियड इवन कैश फ्लो, इसका आंसर 2 इयर्स आया बराबर। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अगर सपोज मुझे इसका ही पे बैक पीरियड निकालना है, सॉरी आईआरआर, इसका ही मुझे आईआरआर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है आपको, इसका लाइफ कितना था, 4 साल था, इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,50,000 बराबर है, 5 तारीख 5 इन्वेस्टमेंट था, एवरी ईयर 2,50,000 था, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में मेरा पे बैक 2 ईयर आ रहा है, तो 2 पे बैक है, तो कैलसी पर 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट समथिंग लेंगे अपन, इज इक्वल टू 4 बार करने के बाद जीटी दबाएंगे, जिससे आंसर मेरा 2 आना चाहिए। कैलसी लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो, इज इक्वल टू 4 बार दबाओ, जीटी दबाओ, कितना है, 3.17 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 तो है नहीं, डायरेक्ट जाओ 25 पर, 1 डिवाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू 4 बार जीटी दबाओ, 2.36, और आगे जाओ 1.35 लो, 1 डिवाइड बाय 1.35 इज इक्वल टू 4 बार जीटी को आ रहा है। इसका मतलब समझा क्या, 1 पॉइंट कितने पे आया वो, 1 डिवाइडेड बाय 1.35 क्या, 35 ना, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट का आईआरआर 30, आईआरआर कितना हुआ 35। ये तो बराबर कोइंसिडेंस था कि 2 आ गया और 35 आ गया, कभी कभी 2 के जगह 1.92 आता है, एक जगह 2.18 आता है, तो अपने को बिटवीन दिस टू वापस निकालना पड़ता है। तो जहां पर पेबैक पीरियड निकल रहा है इवन कैश फ्लो से, इवन कैश फ्लो वाले प्रोजेक्ट में आप इस तरीके से भी आईआरआर निकाल सकते हैं। इंटरपोलेशन में कभी कभी आपको लगता है ना स्टार्ट रेट एंड रेट क्या लेना चाहिए, तो सपोज 2 मिनट के लिए सोचते अपना 2 एग्जैक्ट नहीं आया, सपोज अपने में 2.18 आया सपोज 32 पे, एंड 1.92 आ रहा है सपोज 27% पर, एग्जाम्पल है, समझा क्या, तो अपना स्टार्ट रेट बन गया 27, एंड रेट बन गया 32, आंसर आ जाएगा। इट हेल्प्स यू टू डिसाइड योर स्टार्ट रेट एंड योर एंड, को बोलते बैक रेसिप्रोकल से आईआरआर निकालना, इससे आपको जजमेंट आ जाता है स्टार्ट रेट एंड रेट का। आई होप गाइज दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू गाइज, एंड पूरे के पूरे मेथड्स क्रिस्टल क्लियर विथ लॉजिक्स एंड एवरीथिंग है, क्योंकि जानबूझ के मैंने पूरा सॉल्यूशन सॉल्व किया आपके साथ, एक भी चीज डिस्कस नहीं, ठीक है। आई होप हम लोग कल भी फिर से मिलेंगे और मजेदार सेशन रहेगा, बट ऑब्वियसली कल का सेशन आज के सेशन पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। जितना भी ये बेसिक बेसिक था इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, मैं सीएफएटी और बाकी लॉजिक्स कल क्लियर करा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।